सन्ड्री इनकम सन्ड्री है, सन्ड्री है, सन्ड्री है, सुंदरी नहीं है। तो हमने पिछले 3 लेक्चर्स में सम सॉल्व किए और ये हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है ये चैप्टर का और ये सम्स का भी। ओके, सो हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। इसमें हमने सारे मेजर एडजस्टमेंट्स कवर कर लिए। अभी मैं आखिरी करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें जो मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है वो एडजस्टमेंट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो एडजस्टमेंट आपको सिखा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाला है, तो प्लीज प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखना और फिर मैं आपको बता दूंगा क्या है वो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7, Sapre and Atre are partners sharing profits and losses equally. From the following trial balance and adjustments, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Trial balance as on 31st March 2019 is given. Sundry debtors, बताओ बच्चों, इतना लेक्चर हो गया, अभी बताओ किधर जाएगा sundry debtors। कोई debtors बोला बहुत मार्क आएगा। Sundry debtors is asset side, purchases is trading, returns, this returns is on the debit side, so this must be sales return, so it will go in trading account credit side but less from sales। okay, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स डेबिट में है, डेबिट मतलब सेल्स रिटर्न होता है, अगर क्रेडिट में रिटर्न्स होता था तो परचेज रिटर्न्स था। ओके, डन। ओपनिंग स्टॉक तो अपना को बताया, ट्रेडिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इज एन असेट, कैरेज इज ट्रेडिंग, rates and taxes, rent, rates and taxes is profit and loss account expense side यानी debit side। drawings लिखा है यहाँ पे, drawings will be less from partners capital। अब ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट दिस इज आवर बैलेंस शीट। ओके, सो बैलेंस शीट हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, अंडरलाइन करते हैं, कैपिटल के नीचे हम लिखेंगे सैपरे, यहाँ पे आएगा उनका कैपिटल 35,000 लेस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितना है 3,000, फिर इसके बाद रहेगा ऐड या फिर लेस प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, कुछ तो फिगर आएगा, फिर आउटर कॉलम में आएगा, ठीक है। सेम गोज विथ एट्रे कि उनका पहले कैपिटल आएगा यहाँ पे 35,000 अगेन, देन उसमें से लेस होगा ड्रॉइंग्स विच इज 2,000 एंड देन ऐड या लेस होगा प्रॉफिट और लॉस, फिर जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा आउटर कॉलम। ओके, इजी। ये ऐसा हम इफेक्ट देते हैं बैलेंस शीट में व्हेन वी डोंट हैव टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी एडजस्टमेंट्स नहीं है, माइंड यू। अगर बहुत ज्यादा हैवी एडजस्टमेंट्स होते तो हम सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बना देते, ऐसा ही कर देते, सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे हमने करंट अकाउंट बनाया था ना पिछले लेक्चर में, वैसे ही सेम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना देते और फिर दोनों का नाम लिख देते, जैसे यहाँ पे एस और ए, यहाँ पे भी एस और ए, सेपरे एंड पैरे, ओके, ठीक है। नाउ ये हो गया, तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ छोटा सा कि लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल। ओके, salaries will go in P&L account debit side, bad debts P&L account debit side, machinery is an asset, but ये important है, additions on 1st October 10,000, इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये मेजर रीजन है जिसके वजह से मैंने सम लिया। ओके, नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट विल कम ऑन P&L account expense side, that is debit side, profit, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दिख गया ना, कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट हो, दिस विल बी एन असेट, ठीक है। प्रोविडेंट फंड, अब पेरेंट्स के मुंह से सुनते होगे कि पीएफ का पैसा कटता है सैलरी से, पीएफ का पैसा कटता है सैलरी से, अनलेस अगर आपके पेरेंट्स ही सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आपके पेरेंट्स सैलरीड क्लास है तो फिर पीएफ का पैसा कटता है, ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा। उसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर एक पोर्शन काट लेता है, छोटा सा पोर्शन, जैसे 10% और समथिंग फ्रॉम द सैलरी, and that employer gives an equivalent amount as his own contribution,
फिर वो जो दोनों अमाउंट मिलता है वो दोनों अमाउंट जाता है एक कोई तो फंड के पास। फंड मतलब एक पर्सन के पास जाता है, ऐसा आप एग्जांपल ले लो, और वो फंड वो सारे अमाउंट को इन्वेस्ट करता है, उससे रिटर्न आता है और वो सारा अमाउंट एम्प्लॉय को मिलता है whenever the employee leaves the organization or he retires whatever। ठीक है, ये बेसिकली होता है, ये वही है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो एम्प्लॉयर ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्योंकि हम पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, तो पार्टनरशिप फर्म का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इट्स एन असेट बेसिकली। ओके ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आएगा सेल्स। सेल्स विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी। सन्ड्री इनकम सन्ड्री है, सन्ड्री है, सन्ड्री है, सुंदरी नहीं है। P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल विल गो इन लायबिलिटी दोनों का, प्रोविडेंट फंड विल आल्सो गो इन लायबिलिटी। रिटर्न्स, ये कौन सा रिटर्न्स है? ये रिटर्न्स क्रेडिट साइड में। सो ये रिटर्न्स होगा हमारा परचेज रिटर्न, जैसा हमने डेबिट साइड में देखा था रिटर्न्स, दैट वाज सेल्स रिटर्न। तो जो क्रेडिट साइड में है वो लेस फ्रॉम परचेसेस करेंगे, अलग से नहीं दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। ओके नेक्स्ट, कमीशन प्री रिसीव्ड। प्री रिसीव्ड चिल्ला चिल्ला के बोला प्री रिसीव्ड। प्री रिसीव मतलब क्या? प्री रिसीव मतलब हमको पहले ही रिसीव हो गया बट हमने अभी तक सर्विसेज ऑफर नहीं की। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के प्री रिसीव्ड बोला। ठीक है, अभी सिंस ये अमाउंट प्री रिसीव्ड है तो ये करंट ईयर का इनकम तो नहीं हो सकता, तो मतलब इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा। बात हुआ एक ही जगह पे जाने का, वो होता है बैलेंस शीट। सिंस इसका क्रेडिट बैलेंस है तो वो जाएगा लायबिलिटी में। ठीक है, अगर इसको आपको लॉजिकली सोचना है तो आप ऐसे सोचो कि हमने सर्विस नहीं दी है लेकिन हमको पैसा आया है, बट हमने सर्विस नहीं दी तो हमको सर्विस देना बाकी है ना, इसके लिए अमाउंट जाएगा लायबिलिटी। ओके डन। नाउ आईडीडी नेक्स्ट मंथ, दिस इज ओल्ड आईडीडी, इसके बारे में हमने चिल्ला चिल्ला के बात किया, थक गया मैं। ओल्ड आईडीडी। Okay guys, so now let's move on to the adjustments. Okay, first adjustment is closing stock is valued at 23,000। ये हमने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में देख लिया है, काफी कॉमन एडजस्टमेंट है, बस हो गया अभी ये एडजस्टमेंट का। बस दो ही इफेक्ट आएंगे इसके, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, इससे ज्यादा में कुछ नहीं। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%, मशीनरी एट 10%। ये है काफी ट्रिकी वाला पार्ट जिसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया था। ठीक है, दो असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन में देखोगे ना तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 10,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग का तो काफी इजी होगा एडजस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग का क्या आएगा? 10,000 इंटू 5%। एक काम करता हूं मैं ना, आपके लिए पीएनएल बनाता हूं एंड बैलेंस शीट बनाता हूं और फिर हम ये एडजस्टमेंट सीखेंगे। ओके, मजा आएगा। सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे पीएनएल, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट। वाह क्या सीधा लाइन है आकाश, बैलेंस शीट। ओके, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, फिर आएगा मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन। ओके, इसका ना हम वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट 1। ओके, यहाँ पे आएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और आएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। पोस्टिंग इजी है, लेस फ्रॉम असेट एंड डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग का इट्स वेरी सिंपल। लैंड एंड बिल्डिंग द क्वेश्चन सेज कि इट इज 5% डेप्रिशिएटेड। सो 5% कितना होता है? अमाउंट कितना है? 10,000 है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज 10,000 and 5% of 10,000 is 500। आउटर कॉलम में आएगा 9,500। इजी। मशीनरी का अमाउंट क्या है? मशीनरी का अमाउंट है 25,000। ठीक है, इसका हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक हेडिंग दे देते हैं वर्किंग नोट 1। ठीक है, डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा वो हमको वर्किंग नोट से पता करना है। ये आप वर्किंग नोट एग्जाम में बना सकते हो, काफी सिंपल है, काफी क्रिस्प है, मजा आएगा आपको। ओके, टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट ऑफ असेट, टोटल अमाउंट ऑफ असेट, असेट वैल्यू कितना है?
25,000। इसके हम दो पार्ट करेंगे, ठीक है। क्यों दो पार्ट करेंगे? क्योंकि एडजस्टमेंट में लिखा है कि यहाँ पे एडिशंस हुए ऑफ ₹10,000, ठीक है। एडजस्टमेंट बोला है, एडिशंस हुए ऑफ ₹10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018। फिर जो बैलेंस अमाउंट है ना वो कितना हुआ? 15,000। ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर, बरोबर। 25 में से 10 गया तो बचा कितना? 15 हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ओके। 15,000 को तो आपके पास आंख बंद करके एकदम इजी जो अपना नॉर्मल इफेक्ट है वो है। 15,000 को सीधा सीधा डेप्रिशिएट करेंगे एट द रेट 10%। 10% बोला है क्वेश्चन में, बरोबर। कितना अमाउंट आएगा? इज इक्वल टू 1,500। इजी, क्योंकि पूरा साल वापरा होगा। एडिशन तो हम लोगों को सिर्फ बोला है कि 10,000 के एडिशन हुए, उतने ही एडिशन हुए हैं ऑन 1 अक्टूबर। उसका मतलब क्या कि जो बचा हुआ 15,000 अमाउंट है वो इधर पिछले साल आ रहा होगा, या उसके पिछले, या उसके पिछले, या उसके पिछले, या उसके पिछले। मतलब वो तो फुल ईयर यूज हुआ है। सिंस वो फुल ईयर यूज हुआ है तो उसके ऊपर पूरा पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। पूरा पूरा मतलब फुल 10%, फुल 10% मतलब 1,500। इजी। नेक्स्ट वाला जो है वो 1 अक्टूबर 2018 को लाया है 10,000 रुपीज। अभी रेट तो फिक्स है 10%, तो रेट तो फिक्स है, इधर मैं एट द रेट 10% तो लिख सकता हूं। दिस इज क्वाइट ओके। बट नाउ हमको देखना है कि कितने टाइम के लिए ये एसेट यूज में रहा है। उसके लिए हम फिर से एक फटाफट टाइमलाइन बना सकते हैं। ये देखो, एक छोटा सा टाइमलाइन मैंने बना दिया जो काफी बड़ा है। ये 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 तक। यहां पे किधर आता होगा? 1 अक्टूबर 18, ठीक है। When have we purchased this machinery? We have purchased this machinery on 1 October 2018। तो ऑब्वियसली हमने कहां से यूज करना शुरू किया रहेगा? क्या हमने ये पीरियड में यूज किया रहेगा या ये पीरियड में? द आंसर इज ये वाले पीरियड में, ठीक है। नाउ लेट्स सी ये वाले पीरियड में कितने महीने आते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स, ओके। 10% का जो रेट होता है ना वो जनरली ईयरली होता है। अब कभी भी रेट कोई भी लोगे ना वो जनरली ईयरली रेट होता है, ठीक है। तो इस पे डेप्रिसिएशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? इज इक्वल टू 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12। ये 6 कौन से है? ये 6 क्या अप्रैल से अक्टूबर तक के है या अक्टूबर से मार्च तक के है? ये है अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके। सो नाउ हाउ मच विल दिस अमाउंट कम टू? दिस अमाउंट विल कम टू 500, ठीक है। सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा मालूम है? टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 500 प्लस 1500। ये दोनों अमाउंट जो मैंने बड़े बड़े डब्बे में डाल रखे हैं, टोटल कम्स अप टू 2000, ओके। सो यहां से लेस होगा 2000, आउटर कॉलम में आएगा 23,000, और हम इसका दोनों का सेकेंड इफेक्ट देना भूल गए तो हमको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे और हमारा सम टैली नहीं होगा। 500 and 2000, okay, done, very easy. So the next adjustment says create provision for bad and doubtful debts at 5% on sundry debtors and write off 1,000 for bad debts. Easy. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने माथा फोड़ी किया था, इस पे काफी इजी है, ओके। गुड्स वर्थ 3,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड। नो एंट्री वाज मेड ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। एंट्री नहीं किया तो मारो। एंट्री क्या होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स, ऐड टू सेल्स, इजी। आउटस्टैंडिंग कैरेज ऑफ 500। आउटस्टैंडिंग कोई भी अमाउंट है तो क्या होता है, जैसे हमने वापस फर्स्ट सम में किया था, एडवर्टाइजिंग था 9 मंथ्स के लिए, हमने 3 मंथ्स का ऐड किया था। वो आउटस्टैंडिंग जो था ये वही है कि ऐड टू द एक्सपेंस एंड शो इन द लायबिलिटी साइड, इजी। गुड्स वर्थ 8,000 were purchased and included in closing stock but was not recorded in the books of accounts, ठीक है। इसका मैं आपको एक मीनिंग बता देता हूं, बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि इट वाज रिकॉर्डेड इन क्लोजिंग स्टॉक। सर मतलब क्या होता है? ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है। कैसा होता है बताया? जनरली जैसे क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, आपको क्या लगता है कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता होगा? क्लोजिंग स्टॉक
जनरली फिजिकली वेरीफाई होके भी कैलकुलेट होता है, एंड देन सिस्टम में भी देखते हैं उन लोग क्या कैलकुलेट हुआ है, और दोनों को मैच करते हैं उन लोग की दोनों सेम होना चाहिए। ओके, तो जब भी उन्होंने फिजिकली काउंट किया होगा ना, तभी उनको अमाउंट 8000 ज्यादा आया होगा, तभी उनको अमाउंट 8000 ज्यादा आया होगा, लेकिन सिस्टम में नहीं आया होगा, तब भी उनको ये चोरी पकड़ी गई होगी। ये चोरी नहीं है, ये मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि मैंने परचेस किया, तो मेरे को एंट्री क्या पास करना चाहिए, मैंने परचेस किया तो मेरे को एंट्री पास करना चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिट पे परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, बट मैंने वो परचेस नहीं किया, मेरा माल गोडाउन में आ गया, गोडाउन में पड़ा हुआ था। फिर मैं जब 31 मार्च को कैलकुलेट करने गया कि भाई मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो मैं देख रहा हूँ भाई 8000 मेरे ज्यादा क्यों आ रहा है। फिर मैं जब बैक ट्रैक करूंगा, एक दो लोगों से पूछूंगा, तभी मेरे को पता चलेगा कि अरे ये 8000 रुपीज का तो इनवॉइस मैंने बुक ही नहीं किया, ये मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो फिर मेरे को ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि वो क्लोजिंग स्टॉक में आ गया, बिकॉज हमने जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया तभी वो क्लोजिंग स्टॉक में आ गया, बट उसका परचेसेस का एंट्री पास नहीं हुआ। तो हम नॉर्मल परचेज एंट्री मारेंगे। परचेज का एंट्री क्या है, अभी मैंने बोला आपको लिटरली 2 सेकंड पहले, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है 8000, इजी। परचेसेस एज अ डेबिट बैलेंस, अब वापस परचेस को डेबिट कर रहे हो तो ऐड टू परचेस, सेम विद क्रेडिटर्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस, अब वापस क्रेडिटर्स में ऐड करोगे तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाएगा, तो 8000 क्रेडिटर्स में ऐड, 8000 परचेस में ऐड, ये हुआ उसका डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट। ओके डन, इतना ही था ये सम। ओके इतनी ही चीजें थी इस सम में जो आपको सीखनी थी, ठीक है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है गाइस। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताऊंगा। वो अनाउंसमेंट ये है कि मैंने सारे एडजस्टमेंट्स, जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो सारे एडजस्टमेंट्स को एक जगह पे कंपाइल कर लिया है, और वो जगह पे कंपाइल करके मैंने एक समरी टाइप बनाया है जिसमें मैंने एडजस्टमेंट्स, देखो ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स लिखे हैं, फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, थर्ड प्रीपेड एक्सपेंस, और सबके दो इफेक्ट। जैसे फर्स्ट वाला देखो क्लोजिंग स्टॉक का क्या इफेक्ट है, BSA मतलब बैलेंस शीट असेट शो एज क्लोजिंग स्टॉक एज अ सेपरेट लाइन आइटम, दिस इज द डेबिट इफेक्ट। एंड ट्रेडिंग अकाउंट के इनकम साइड में TAI शो क्लोजिंग स्टॉक एज सेपरेट लाइन आइटम। सो आप ऐसे ही देखोगे ना तो लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। ये देखो ये सारे एडजस्टमेंट्स है, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, सब कुछ है यहाँ पे जो अभी हमने देखा कि ऐड टू क्रेडिटर्स एंड ऐड टू परचेसेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स, ऐसे 22 एडजस्टमेंट्स हैं। फिर मैंने अलग से हिडन एडजस्टमेंट्स का भी किया, वो हिडन एडजस्टमेंट में भी मेरे पास काफी सारे एडजस्टमेंट है, 1 2 3 4 5, इतने सारे एडजस्टमेंट्स मैंने एक ही साइट में कंबाइन कर दी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मैं बोल रहा हूँ आपको ये नोट्स मिल सकते हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए क्विक रिवीजन के लिए काफी इजी होता है, तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल में आ जाना, और टेलीग्राम चैनल में डिस्कशन ग्रुप में भी ऐड हो जाना, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप प्लीज उस पर जाओ, आपको एक ही साथ में सारे एडजस्टमेंट मिल जाएंगे, काफी इजी होगा, काफी मजा आएगा आपको लास्ट डे रिविजन के लिए, ठीक है। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरा लास्ट वीडियो था पार्टनरशिप अकाउंट का, मैंने भी सक्सेसफुली एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये पूरा सीरीज अच्छा लगा हो पार्टनरशिप का। हम और भी अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक्स लाते रहेंगे, जैसे हमने बोला था कि पूरा 12th का चैप्टर हम कवर करने को ट्राई करेंगे। तो आप कोई भी टेंशन मत लो, सबके नोट्स भी होंगे ऐसे ही सारे कंसाइज, सबके वीडियो लेक्चर बनाऊंगा मैं, ऐसे ही सम्स डिस्कस करेंगे, ऐसी थियोरी डिस्कस करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में किया। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन बजा देना, क्योंकि हम बाकी के भी लेक्चर्स ला रहे हैं, बाकी के भी सब्जेक्ट्स के ला रहे हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में काफी हेल्प होगा। तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में ऐसे ही किसी दिन। बाय बाय।